आज हम लोग क्लास 10th का एक चैप्टर देखेंगे केमिस्ट्री का जो पहला लेसन है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जब हम लोग अपने आसपास के प्रोसेस को देखते तो ढेर सारा ऐसा प्रोसेस आता है जिसमें कुछ न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, कुछ ऐसा है जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। वो सभी प्रोसेस जिसमें न्यू सब्सटेंस का प्रोसेस फॉर्मेशन होता है उन सबको हम लोग केमिकल प्रोसेस बोलते हैं, और वो सभी प्रोसेस या केमिकल चेंज बोलते हैं। वो सभी प्रोसेस जिसमें नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है और इजीली रिवर्स हो जाता है, उन सबको हम लोग फिजिकल रिएक्शंस बोलते हैं या फिजिकल चेंज बोलते हैं। और हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन वैसा प्रोसेस है जिसमें हमेशा न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस का, ये क्या हो गया, ये एक्चुअली हो गया प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग सब्सटेंस, यानी इसमें हमेशा न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। अब ये न्यू सब्सटेंस क्यों बनता है? ये बनता है ड्यू टू रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। यानी यहाँ पे एटम्स का क्या हो जाता है, रीअरेंजमेंट होता है, जिस कारण से नए नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। तो केमिकल रिएक्शन क्या हो गया, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड with new properties. Okay, now these chemical reactions in which new substances formed can be expressed using the symbols and formula for atoms and molecules. And the representation of chemical reaction using the formula and symbols for the substance that take part in chemical reaction is known as chemical equation. It means chemical equation represent करता है किसको, chemical change, और वो chemical change कहीं ना कहीं हमारे आसपास होता है जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। इस चैप्टर में उसी के बारे में पढ़ना है। तो पहली अगर बात करें तो इसमें हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में, केमिकल रिएक्शंस के बारे में। और हम लोग देखेंगे उस केमिकल रिएक्शंस को का रिप्रेजेंटेशन करेंगे किसके थ्रू, तो केमिकल इक्वेशन के थ्रू। किसके थ्रू करेंगे, केमिकल इक्वेशन के थ्रू। तो केमिकल इक्वेशन के लिए क्या हो गया, ये रिप्रेजेंट करता है केमिकल चेंज को, जिसमें हम यूज करते हैं सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज। सिंबल्स और फॉर्मूलाज हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। कोई भी एलिमेंट अगर है तो उसका शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन को हम लोग सिंबल्स बोलते हैं। कोई भी हमारे पास कंपाउंड है जिसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग फार्मूला के रूप में यूज करते हैं। जैसे अगर हम सोडियम की बात करें तो उसका सिंबल हो गया Na, और अगर हम लोग साल्ट की बात करते हैं, कॉमन साल्ट जो हम लोग खाते हैं, उसका फार्मूला हो गया NaCl। हम देखते हैं कि इस चैप्टर में आगे किस तरीके से हम लोग को प्रोसीड करना है और किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है।
अब जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो इस केमिकल रिएक्शन के दो पार्ट हो जाएंगे, एक तो रहेगा रिएक्टेंट और दूसरा बनेगा प्रोडक्ट। यानी जो राइट हैंड साइड वाले जो सब्सटेंस होगा उसको प्रोडक्ट बोलेंगे और लेफ्ट हैंड वाला जो सब्सटेंस होगा उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। और हमेशा नया सब्सटेंस बनता है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, अगर हम बात करें हाइड्रोजन का, जो किसके फॉर्मेट में रहता है, गैस है, और ऑक्सीजन वो भी क्या है, गैस है, लेकिन जब हम नया प्रोडक्ट इसके बनने को देखते हैं वो बन जाता है हम लोग को वाटर, दैट इज एक्चुअली द लिक्विड। ये हाइड्रोजन इज combustible substance and oxygen is supporter of combustion, but there is a water. It means water having the completely different properties than the hydrogen and oxygen, and this is a representation of chemical change in which hydrogen and oxygen combine and form a new substance called water. Okay, now move to the next thing. Here the reactants, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका reactants, और ये क्या हो गया, this is called product. अब जो हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होता है कहीं ना कहीं वो रिप्रेजेंट करता है किसको, केमिकल चेंज। तो जब हमारे आसपास ये आइडेंटिफाई करने की बात है कि इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो केमिकल चेंज हमारे आसपास परफॉर्म हो रहा है या नहीं, वो केमिकल चेंज को कैटेगरी में उसको रखेंगे कि नहीं रखेंगे, तो दो तीन बातें हमको ध्यान में रखना है कि अगर हम देखते हैं नेचर ऑफ केमिकल चेंज की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहला आता है कहीं ना कहीं इवोल्यूशन ऑफ गैस, कहीं कहीं गैस का इवोल्यूशन होता है। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ precipitate is a solid substance that form in a solution during the chemical reaction. तो ये हो गया इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ precipitate। और भी कुछ नजर आ जाता है, वो होता है कभी कभी हमको नजर आता है चेंज इन कलर। क्या नजर आता है, तो चेंज इन कलर नजर आता है। ठीक है, अब इन चीजों को देखेंगे हम लोग। जो हमारे पास है चेंज इन कलर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इवोल्यूशन ऑफ द गैसेस, ये कुछ पॉइंट है जिससे हम लोग ये चेकआउट कर सकते हैं कि जो हमारे आसपास का रिएक्शंस है वो केमिकल रिएक्शंस है या नहीं। चलिए कुछ और रिएक्शंस हम लोग देखते हैं हमारे आसपास जो होता है। तो मेन हम लोगों ने देख लिया कि कभी भी केमिकल रिएक्शंस अगर होता है तो उसमें नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, और न्यू फॉर्मेशन जो प्रोडक्ट होता है ये इसलिए होता है क्योंकि देयर इज ए रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। और हमने देखा कि केमिकल रिएक्शंस को पहचानेंगे कैसे, तो केमिकल रिएक्शन को पहचानने के लिए हमको देखना है कि कहीं ना कहीं उसमें either the formation of precipitate, either there is evolution of gas, or either there is a change in color. अब हम लोग कुछ रिएक्शंस देखें, तो जब भी कोई रिएक्शंस होता है तो उस रिएक्शन हमको इस बात का पता नहीं चल पाता है कि वो जो सब्सटेंस जो रिएक्शन में भाग ले रहा है उसका एक्चुअली में स्टेट क्या है, किस कंडीशन में वो भाग ले रहा है, किस रेट से वो रिएक्शन हो रहा है। इन चीज़ों को यानी जो केमिकल रिएक्शंस है उसमें जो जो इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पाता हमको, उसको और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए उस केमिकल रिएक्शंस में हम लोग जो सब्सटेंस पार्ट ले रहा होता है उसके फिजिकल स्टेट को मेंशन करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है तो उसको जी के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, ऑक्सीजन गैस है तो जी के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर लिक्विड का फॉर्मेशन होता है तो उसको एल के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। अगर यहाँ पे बात करें हम लोग
कैल्शियम कार्बोनेट, ये सॉलिड का फॉर्म है तो हम लोग एस से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, वो भी हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो गैस इवॉल्व होता है उसको अप एरो। जब भी केमिकल रिएक्शन में गैस का इवोल्यूशन अगर होता है तो हम लोग उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, अप एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास ढेर सारे यहाँ पर कुछ रिएक्शंस हमने लिखा है, उसको एक एक करके हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पे दो सब्सटेंस है जो मिलने के बाद सिंगल सब्सटेंस बनता है। क्या बन रहा होता है, सिंगल सब्सटेंस। हम लोगों ने देखा केमिकल रिएक्शन अलग अलग है। अब इस केमिकल रिएक्शंस को हम लोग गौर से देखें तो कुछ केमिकल रिएक्शंस है जिसमें अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर Mg1 है और ऑक्सीजन 2 है। अब बना कितना, MgO, जिसमें ऑक्सीजन 1 है। अब जो हमारा केमिकल रिएक्शंस होता है उसमें इस बात को और याद रखना है, वो होता है हम लोग को क्या करना, उस केमिकल रिएक्शंस को हमको कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस। और वो बैलेंसिंग इसलिए करना पड़ता है जिससे कि हम लोग सेटिस्फाई कर सके लॉ ऑफ डी ऑफ मास। लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास को हमको सेटिस्फाइड करना पड़ता है, क्योंकि जितना अमाउंट रिएक्टेंट का उस रिएक्शन से पहले था उतना ही उस प्रोडक्ट में भी बनेगा। इसको जस्टिफाई करने के लिए हमें उस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है। उसको बैलेंस करने के लिए वो हीटर ट्रायल मेथड का यूज करो, जो प्रीवियस क्लासेस में भी हम लोग देख चुके हैं। यहाँ भी हम लोग कुछ आपको बताएंगे किस तरीके से उसको आप बैलेंस करेंगे, ठीक है। अब कुछ रिएक्शंस हम लोग देख ले यहाँ पे। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि Mg और O2, Mg यहाँ पर 1 है और O2 2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है और Mg 1 है। अब इसको बैलेंस करने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे हमको इसको 2 बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग 2 कोफिशिएंट के रूप में यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गया और Mg जो है वो 2 हो गया, इसलिए यहाँ पर भी हम लोग 2 लगा देंगे। और ये रिएक्शन जिसमें क्या बनता है, सिंगल प्रोडक्ट बनता है। सिंगल प्रोडक्ट बनता है। जब भी कोई सिंगल प्रोडक्ट बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा रिएक्शन, कम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन बोलेंगे उसको, कम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कम्बिनेशन रिएक्शन वैसा रिएक्शन है जिसमें हमेशा एक ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, चाहे रिएक्टेंट कितना भी रहे लेकिन प्रोडक्ट हमेशा एक ही बनेगा। जस्ट इसकी अपोजिट होता है। जैसे हमने देखा यहाँ पे कि सिंगल प्रोडक्ट है लेकिन सिंगल रिएक्टेंट है, लेकिन क्या हो जाता है, मेनी प्रोडक्ट, मेनी प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है। अगर ढेर सारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन अगर होता है तो उस केस में इसको हम लोग कहते हैं डीकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर उस रिएक्शन में ढेर सारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इस बात को हमेशा याद रखना है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में ढेर सारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। फिर से यहाँ पर एक और एग्जांपल देखें। अब जब भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगा तो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। इट मीन्स मोस्ट ऑफ द डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। What the endothermic reaction is? A reaction in which energy is absorbed, जिसमें एनर्जी का क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो हमको मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस 2 अलग अलग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे हीट किया गया है। और ऐसा रिएक्शन जिसमें हम लोग हीट कर दें किसी सब्सटेंस को है तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। उसको एक स्पेशल नाम से जानते हैं जिसको हम लोग थर्मल डीकम्पोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो पहला रिएक्शन हमारा हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें क्या होता है कि 2 अलग अलग या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में, जैसे N2 + H2 मिलने के बाद सिंगल प्रोडक्ट बना, तो ये हो गया कौन सा रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें क्या बना है, हमको
सिंगल प्रोडक्ट बना, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा कि ZnCO3 को जब हीट करते तो बनता है ZnO जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी एक रिएक्टेंट स्प्लिट होने के बाद एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना लिए। तो ये हो गया डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और ऐसा डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हीट करते हैं हम उसको थर्मल डीकम्पोजिशन बोलते हैं, ठीक है। अब कुछ और रिएक्शंस हम लोग देख ले जो ना तो कॉम्बिनेशन होता है ना तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात करें इस रिएक्शंस का, तो यहाँ पे आपने देखा ये कलर चेंज हो रहा है, इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शंस है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो Zn है वो Cu को रिप्लेस कर दिया है और क्या बना लिया है ZnSO4, और Cu CuSO4 से निकल के अलग हो गया। तो ये रिएक्शन जिसमें क्या होता है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। और ये कौन सा रिएक्शन है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो गया, जिसमें क्या होता है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है किसको? मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन, यानी उस एक्वस सॉल्यूशन में से जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है उस लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कौन सा रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है। तो हम लोगों ने पहला रिएक्शन देखा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन हम लोगों ने क्या देखा? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, एक और चीज़ देख ली अगर यहाँ पे, तो ये हो गया एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। यहीं पे अगर हम लोग बात करें इसका कि अगर हम लोग H2O को इलेक्ट्रिसिटी से पास कराया जाए, उससे करंट यहाँ से अगर हम लोग पास करवाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा H2 और O2 में। अगर इसको बैलेंस करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है तो इसको डबल कर दीजिए, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन 4, इसको यहाँ पे कर दें। यानी अगर हम बात करें इसकी तो ये टोटल 2 पार्ट हो गया और ये जो हो गया वो 4 पार्ट हो गया। इट मीन्स कहीं ना कहीं हाइड्रोजन का जो फॉर्मेशन होता है वो डबल होता है किसका? ऑक्सीजन का। तो ये रिएक्शन जो हो गया वो किसका एग्जाम्पल हो गया? ये हो गया डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये डीकम्पोजिशन जो रिएक्शन हुआ वो किसके प्रेजेंट में हुआ है? इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंट में हुआ है। हम लोग थोड़ा सा अभी देखते हैं, नॉर्मल रिएक्शन को तो बैलेंस करना हम सभी को आता ही है। थोड़ा सा कुछ इक्वेशन देखते हैं जिसमें बैलेंस करना है आयनिक रिएक्शन। किसको करना है? आयनिक रिएक्शंस को बैलेंस करता है। आयनिक रिएक्शन को जब हम बैलेंस करते हैं तो हमको ये देखना है कि जो चार्ज है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का वो दोनों बैलेंस्ड हुआ कि नहीं। जैसे अगर हम एक रिएक्शन देखें Zn जिस पे +2 चार्ज होता है और इसको अगर रिएक्ट करवा दें हाइड्रोजन सल्फाइड से तो हमको बनता है जिंक सल्फाइड और H+। अब यहाँ पर देख लिए तो यहाँ पे Zn पे +2 चार्ज है, यहाँ हाइड्रोजन पे कितना चार्ज हो गया? सिंगल चार्ज है। अब ये +2 चार्ज है और एक जगह पे सिंगल चार्ज है, कहीं ना कहीं उसको हमको क्या करना पड़ेगा? तो बैलेंस करना पड़ेगा। और उसको बैलेंस करने के लिए हमको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा चलिए हम लोग देखते हैं अब वैसे रिएक्शन को बैलेंस करना जो आयनिक होता है। आयनिक रिएक्शन को बैलेंस करने पर हमको इस बात का ध्यान रखना है कि जो उसके ऊपर चार्ज रिएक्टेंट में उतना ही चार्ज होना चाहिए
प्रोडक्ट के अंदर। अगर हम पहला इक्वेशन देखें तो Zn पे +2 चार्ज है और यहाँ पे हाइड्रोजन पे +1 चार्ज है। इसका मतलब यहाँ पे +2 चार्ज है लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या है, +1 चार्ज है। तो अब उसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे 2 लगा देते हैं। अब यहाँ पे +2 चार्ज हो गया और यहाँ पे +2 चार्ज होगा, तो ये दोनों चार्ज आपस में क्या हो गया, बैलेंस हो गया, क्योंकि दोनों जगह पे जो चार्ज है वो अब सेम हो गया। ठीक है। और हम लोग देखते हैं कुछ रिएक्शन, जैसे अगर हम बात करें किसका, Na, अगर हम लोग रिएक्ट करवा दें 2H+ से, अगर यहाँ पे H+ रख दें तो हमारा बनेगा Na+ और +H2। अब यहाँ पे हम लोग देख लिए हाइड्रोजन कितना है 1 और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का फॉर्मेशन तो कितना होगा, 2 होना चाहिए। यानी चार्ज हमेशा, जब तक यहाँ पे 2 हाइड्रोजन नहीं मिला आपस में तो H2 बनेगा नहीं। अब यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 लगा देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा यहाँ पे 2 हाइड्रोजन था तो कहीं ना कहीं ये 2 हाइड्रोजन बनेगा, तो इसलिए वहाँ पे 2 + 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। और एक रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग, अगर एल्युमिनियम को H+ चार्ज के साथ रिएक्ट करवा दें तो हमारा अगर बन जाता है Al3+ और H2। अब यहाँ पे फिर से देख लें हम लोग कि यहाँ पे हमारे पास कितना है, H2 है और ये एल्युमिनियम का चार्ज कितना है 3+ और यहाँ पे कितना है 1+। ठीक है। अब ये 3+ यहाँ पे गया, इसका मतलब 3 हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करेगा और 3 हाइड्रोजन कंबाइन करेगा तो इसके लिए 3H2 लगा दिया। और 3H2 लगा दे तो हमने देखा कि यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 6 हाइड्रोजन। 6 हाइड्रोजन होगा तो यहाँ पे 6+ चार्ज करना पड़ेगा। तो जब हमको बैलेंस करना होता है तो हम चार्ज के बैलेंसिंग में हम ये देखते हैं कि दोनों साइड जो चार्जेस है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वो सेम है या नहीं है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग ने इससे पहले क्या क्या पढ़ा, जिसको हम लोग फिर से एक बार रिवाइज करके देख लेते हैं। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा कम्बिनेशन रिएक्शन, जिस कम्बिनेशन रिएक्शन में हमने देखा कि एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलके क्या बन जाता है। जैसे अगर हम लोग बात करें C+O2 तो ये बनेगा CO2 और प्लस क्या निकलेगा, हीट निकल जाएगा। तो ये जिस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि हीट का इवोल्यूशन होता है तो इसको हम लोग एक्सोथर्मिक भी बोल सकते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, रिलीज ऑफ एनर्जी, रिलीज ऑफ एनर्जी की हम लोग बात कर रहे होते हैं। और ये एक तरह का और कौन सा रिएक्शन इसको बोल सकते हैं, चूँकि हीट आ रहा है तो इसको हम लोग कंबशन रिएक्शन भी बोलते हैं। कौन सा रिएक्शन बोलेंगे, कंबशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें हीट के साथ साथ लाइट भी प्रोड्यूस होता है। कहीं ना कहीं हीट के साथ साथ क्या प्रोड्यूस होता है, लाइट भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है। वैसे ही अगर हम रिएक्शंस की बात करें तो CH4 को अगर आप बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो फिर से बनेगा CO2 + H2O + हीट और साथ में क्या निकलेगा, लाइट। हीट और लाइट दोनों का फॉर्मेशन होता है। तो ये भी कौन सा रिएक्शन हो गया, ये भी एक एग्जाम्पल हो गया कम्बिनेशन रिएक्शन का। और कुछ रिएक्शंस देखना चाहे तो आप देख सकते हैं, इससे पहले हम लोगों ने देखा। अभी इसके बाद हम लोगों ने देखा डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, जिसमें हमने देखा कि एक प्रोडक्ट स्प्लिट अप होने के बाद एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनता है। जैसे एक और एग्जांपल हम लोग देख लें, इसमें क्या हो जाता है, इसमें हमने बोला कितना प्रोडक्ट बनता है, सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या हो जाता है, मेनी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। जैसे अगर हम लोग देखें FeSO4, इसको अगर आप हीट करते हैं तो बन जाता है Fe2O3 प्लस SO2 और साथ में निकल जाता है SO3। कुछ रिएक्शंस हम लोग देख लेते हैं। वैसे ही अगर हम लोग PbNO3 को अगर आप हीट करते हैं तो आपको फिर से बन जाएगा लीड ऑक्साइड NO2 और O2। कुछ रिएक्शन इसको हमेशा याद रखें, कहीं आपको कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए। और कुछ रिएक्शन अगर देखते हैं तो अगर हम देख लें
Cl ये होता है किसके प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में, तब जाके बनता है Ag प्लस Cl2। वैसे ही अगर हम देख रहे हैं AgBr का, ये भी लाइट सेंसिटिव है, लाइट के प्रेजेंस में होता है, तो Ag प्लस Br2 निकल जाता है। ये सभी हम लोग इसको फोटो केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं, फोटो केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। और ये सभी क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी होते हैं। कौन सा रिएक्शंस बोलेंगे इसको, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि हम लोग एक्सटर्नल हीट उसको सप्लाई कर रहे होते हैं, हमारे हीट के कारण ये रिएक्शन संभव होता है। ये दोनों जो रिएक्शंस आप स्पेशली देख रहे होते हैं, ये दोनों रिएक्शन ये कहीं ना कहीं हम लोग यूज करते हैं ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। अभी तो नहीं होता, लेकिन पहले ये यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड एक्सपोज होने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रे कलर में कलर होता है। यानी यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो सिल्वर क्लोराइड एक्सपोज्ड टू एयर टर्न्स ग्रे, यानी ये सिल्वर क्लोराइड का कलर जो होता है वो सिल्वर के कलर का आ जाता है। तो ये एक रिएक्शन हम लोग देखते हैं जो लाइट के प्रेजेंस में होता है। तो हमने क्या देखा, हीट के प्रेजेंस में अगर होता है, अगर हम लोग एक्सटर्नल हीट करते हैं तो थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं, और अगर उसको लाइट के प्रेजेंस में करते हैं तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं उसमें हीट का सप्लाई करते हैं, उसको हम लोग हीट सप्लाई करते हैं। इट मीन्स अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, उसको हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो मोस्ट ऑफ द ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और भी रिएक्शन देखेंगे जो एक्सोथर्मिक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, रिकैप कर लेते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या देखा था कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होता है तो उस केमिकल रिएक्शंस में जो भी एलिमेंट रिएक्टेंट में होता है, वो रिएक्टेंट में जो कंपाउंड होता है उसमें लेस रिएक्टिव जो एलिमेंट होता है उसको डिस्प्लेस कर देता है। जैसे हमने देखा के, Na, Ba, Ca, Mg, ये जितने हैं जो आपको अरेंज किया हुआ है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव के, सबसे लोएस्ट रिएक्टिव E। इट मीन्स अगर K है तो Cu को भी रिप्लेस कर सकता है, Hg को रिप्लेस कर सकता है, Fe को रिप्लेस कर सकता है, Zn को रिप्लेस कर सकता है, अगर वो कंपाउंड में अवेलेबल है तो। चलिए कुछ एग्जांपल अगर हम लोग देख लें, जैसे Na प्लस H2। अब यहाँ पे Na हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और बना लेगा NaOH और रिलीज करेगा हाइड्रोजन गैस। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस को हम लोग अप एरो के द्वारा डिनोट करते हैं। वैसे ही अगर हम बात करें Zn प्लस H2SO4, ये हम एक्वस की बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक्वस होता है, वाटर इसमें मिक्स किया जाता है, तो बन जाएगा ZnSO4, ये भी एक्वस होगा और क्या रिलीज हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। अब इस कंडीशन में देख रहे हैं कि यहाँ पे Zn जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे। Zn किसको रिप्लेस करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि Zn जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव। वैसे ही कोई और एग्जांपल देख लिया अगर हम लोग, Cu प्लस H2SO4, ये नो रिएक्शन होगा। क्यों, यहाँ पे क्या करता है, Zn रिप्लेस हाइड्रोजन, यहाँ पे Na रिप्लेस किया किसको, हाइड्रोजन को। यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये क्या होगा, नो रिएक्शन होगा, बिकॉज Cu इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो अगर लेस रिएक्टिव है तो वो उसको रिप्लेस नहीं करेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि अगर मोर रिएक्टिव है
वही लेस रिएक्टिव को रिप्लेस करेगा, अगर लेस रिएक्टिव है तो मोर रिएक्टिव को रिप्लेस नहीं करेगा। एक और कुछ रिएक्शन देख लिए हम लोग, Zn प्लस CuSO4। अब यहाँ पे Zn जो है Cu से ज़्यादा रिएक्टिव है, उसको रिप्लेस कर देगा और बना लेगा ZnSO4 प्लस Cu, है ना। अब यहाँ पे हमने देखा कि क्या हो गया कि Zn जो है वो Cu को रिप्लेस कर दिया, जिस कारण से एक नया प्रोडक्ट बना, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो इसका भी कलर थोड़ा सा चेंज होता है, क्योंकि एक्चुअली में कैसा दिखता है, ब्लू कलर का दिखता है, और रिएक्शन होने के बाद ये हो जाएगा किस कलर का, वाइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज भी होता है। इस रिएक्शन में क्या होता है, कलर चेंज। तो अगर हमको ये कभी लिखना है कि देयर इज ए केमिकल रिएक्शन इन विच देयर इज ए कलर चेंज, तो इस रिएक्शन का हम लोग यूज कर सकते हैं और बता सकते हैं। अब हम लोग एक और रिएक्शंस देखते हैं जो जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट डिस्प्लेस नहीं होता है, बल्कि वो जो एलिमेंट है उसके रेडिकल्स का एक्सचेंज हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसके बाद हम लोग जो देखेंगे वो होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है वो दो तरह का होता है, अगर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो कौन सा रिएक्शन होगा, वो ऐसा रिएक्शन होगा जिसके अंदर प्रेसिपिटेट का फॉर्म होगा। इससे पहले हम लोगों ने बात किया प्रेसिपिटेट क्या होता है, ऐसा सॉलिड सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन के समय सॉल्यूशन में फॉर्म हो जाता है। अक्सर अगर पहचानने की बात करें तो अगर हम लोग देखें तो जो भी लेस रिएक्टिव मेटल होता है उसका जो सॉल्ट होगा वही प्रेसिपिटेट होता है। जैसे यहाँ पे बात करें Ag और Na में, तो Ag लेस रिएक्टिव मेटल है तो वो हमेशा प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे AgCl प्रेसिपिटेट है, और जब भी प्रेसिपिटेट अगर फॉर्मेशन होता है तो उसको हम लोग डाउन लेवल के द्वारा करते हैं। यहाँ पे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पहले भी क्लास 7 में हमने पढ़ा है कि इस एसिड बेस रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट and neutralize the effect and form the new neutral substance that is called salt। तो एसिड बेस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें हमने देखा कि NaOH जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो NaCl बन जाता है और वाटर रिलीज होता है। तो इसका मतलब है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को दो कैटेगरी में हम लोगों ने बांटा, एक रिएक्शन जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और दूसरा रिएक्शन जिसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। और इसमें होता है एक्चुअली एक्सचेंज ऑफ आयंस। क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस, यानी आयंस आपस में एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आपको बात करा जाए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, रिएक्शन इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड, ठीक है। कुछ और रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं इसके अंदर। जैसे अगर हम बात करें, अब यहाँ पे प्रेसिपिटेट क्या हो गया, तो प्रेसिपिटेट क्या हो गया, ये हो गया सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म इन सॉल्यूशन। जो सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म होता है सॉल्यूशन में ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट। कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा, एक और देखते हैं सोडियम Na2SO4 सोडियम सल्फेट। अगर उसको रिएक्ट करवाते हैं हम लोग बेरियम क्लोराइड के साथ, यहाँ अगर आप देखेंगे तो Na और Ba ये दोनों अपने रेडिकल्स को एक्सचेंज कर देगा और बना देगा BaSO4 BaSO4 और Na2NaCl। अब ये हो जाएगा प्रेसिपिटेट, क्यों, क्योंकि यहाँ बेरियम जो है लेस रिएक्टिव है और सोडियम जो है मोर रिएक्टिव है। एक और रिएक्शन देख लें हम लोग, पोटाशियम आयोडाइड को अगर हम रिएक्ट करवाते हैं PbNO3 के साथ तो बन जाता है PbI। तो ये प्रेसिपिटेट होगा जो लेस रिएक्टिव मेटल के साथ बना है, और NO3। तो ये क्या हो गया, प्रेसिपिटेट हो गया। ये क्या हो गया, प्रेसिपिटेट हो गया, क्यों, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट के साथ आता है। और ये कैसा प्रेसिपिटेट है, ये है आपको
इसका कलर जो होगा वो येलो होगा। और यहाँ पे जो प्रेसिपिटेट बन जाता है ये हो जाता है वाइट प्रेसिपिटेट। ये जो हमारा है वो वाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन है। एक और एग्जांपल अगर देखना चाहते हैं देख सकते हैं। अगर हम बात करें KBr का, पोटाशियम ब्रोमाइड का, अगर इसको हम लोग बेरियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवा दें तो हमारा बनता है पोटाशियम आयोडाइड और बेरियम। अब फिर से ये BAG जो होगा ये क्या हो जाएगा, ये प्रेसिपिटेट होगा और इसका कलर जो होगा वो कैसा होगा, वाइट होगा। इनके सभी सॉल्यूशन बनेंगे और सॉलिड फॉर्म में रहेंगे। तो हम लोगों ने देखा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है, अ केमिकल रिएक्शन इसमें इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस। ठीक है, चलिए मूव करते हैं और हम लोग देखते हैं कुछ और नया केमिकल रिएक्शन जो क्लास 10 में। चलिए हम लोग देखते हैं कुछ नया केमिकल रिएक्शन जिसमें हम लोग तो देखना है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में दो रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। एक एक करके हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है और रिडक्शन रिएक्शन। अब हम लोग देखते हैं, समराइज कर ले याद रखने के लिए कि अगर कोई रिएक्शन में गेन ऑफ ऑक्सीजन अगर होता है किसी सब्सटेंस का किसी, तो वो होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। अगर लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन। उसी के अपोजिट में होगा कि अगर गेन ऑफ हाइड्रोजन अगर हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन। वैसे ही अगर इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे बात करें तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम लोग ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर होता है तो हम उसको रिडक्शन बोलते हैं। अब अगर हमको पढ़ना है कि ऐसा एजेंट जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करवाता है, सेम जस्ट अपोजिट हो जाता है। जो ऑक्सीडेशन के लिए क्राइटेरिया वही रिड्यूसिंग एजेंट का क्राइटेरिया हो जाएगा, और जो रिडक्शन के क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया अप्लाई हो जाएगा किसके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में। चलिए एक दो रिएक्शन एक दो रिएक्शन को देखते हैं और समझते हैं किस तरीके से रिएक्शन होता है। एक रिएक्शन हम लिखते हैं Cu प्लस O2, हमारा बन जाएगा Cu प्लस O2 Cu। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं Cu प्लस O2 को, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे कॉपर के पास क्या मिल गया, ऑक्सीजन का एडिशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे Cu ऑक्सीडाइज हो गया इसमें टू Cu by एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि उसने क्या किया है, ऑक्सीजन का एडिशन किया। अब ये ऑक्सीजन दिया कौन, खुद ऑक्सीजन, तो उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, वो ऑक्सीजन जो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। एक और रिएक्शन हम लोग देखेंगे अगर CuO प्लस H2 Cu प्लस H2। अब अगर यहाँ गौर से देखें, यहाँ पे CuO में से ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। Cu में से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, Cu ये हो गया आपको, इसका हो गया ऑक्सीडेशन, और इसका हो जाएगा नहीं, Cu ऑक्सीजन निकल गया, ये हो जाएगा क्या चीज, रिडक्शन, और इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। यानी CuO लॉस ऑक्सीजन एंड reduced to Cu, और H2 gain oxygen and oxidized to H2। अब यहाँ पे ये जो रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ आता है उसको हम लोग रिडॉक्सीडेशन बोलते हैं। रिडॉक्स कोई अलग से रिएक्शन नहीं होता, ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ आता है। अब यहाँ अगर हम लोग बात करें तो कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो गया इसमें कॉपर, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो होगा वो रिड्यूस किया जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा,
H2 जो हो गया वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। और यहाँ पे अगर बात करें तो हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन कौन मिलेगा, कॉपर ऑक्साइड, तो यहाँ पे CuO इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हम लोग सिंपली पता कर सकते हैं कि कौन रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास अवेलेबल है। कुछ और हम लोग रिएक्शंस देखते हैं जो रिडॉक्स रिएक्शंस हैं। अगर हम लोग देखें यहाँ पे Fe+S तो क्या बन जाता है FeS। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो इस केस में Fe जब FeS बनाता है तो ये क्या करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी Fe क्या करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि अगर वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर करता है तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ये क्या करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसका मतलब है कि Fe का क्या हो गया, Fe ऑक्सीडाइज्ड टू FeS। अब यहाँ पे बात करें किसका, सल्फर का, तो सल्फर जब बनाया FeS तो उसने क्या किया, S ये किया है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होगा, S रिड्यूस टू FeS। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे भी हम कह सकते हैं कि कहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन हुआ और कहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हुआ। अब एक और देखिए, यहाँ पर Zn की बात करें तो यहाँ पे ये हो गया क्या चीज़, Zn ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तब जाके ZnSO4 पड़ा, तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन, यानी Zn ऑक्सीडाइज्ड बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स इनटू ZnSO4। अगर CuSO4 की बात करें तो CuSO4 के अंदर से ये कॉपर जो SO4 के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किया था वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो क्या होगा, CuSO4 रिड्यूस टू Cu बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने देखा कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि किसका रिडक्शन हुआ है और किसका ऑक्सीडेशन हुआ है। एक और अगर देख लें हम लोग Zn की बात करें, फिर से यहाँ पे भाई Zn क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन का लूज किया है, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। अगर यहाँ पे बात करें हम लोग CuSO4 का, तो यहाँ पे क्या किया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। यहाँ पे एक और देख ले, यहाँ पे H2O में से ये हो गया लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अगर लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो फिर से क्या हो जाएगा, ये रिडक्शन। अब यहाँ पे अगर बात करें Na का, किसकी बात करें हम लोग, Na का, तो ये Na यहाँ पर क्या किया है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो NaOH बनाने के लिए OH को दिया हो, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। अब इस बेसिस पे अगर हम लोग ऑक्सीजन के बेसिस करें तो इसको क्या नजर आ रहा है कि H2O का क्या हुआ है, H2O में से ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। लेकिन जब हम देखें कि H2O में से H2 निकल गया, यानी H2O ऑक्सीजन को लूज कर दिया, तो यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीडाइज हो गया और ये रिड्यूस हो गया। तो फिर से ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रिडॉक्स रिएक्शन। दो तीन बातें याद रखना है कि
अगर किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका मतलब आइदर वो ऑक्सीजन को गेन करेगा या तो उसके अंदर से हाइड्रोजन का रिमूवल होगा या वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा। अगर किसी का रिडक्शन अगर हो रहा है इसका मतलब है कि अगर वो कहीं ना कहीं अपने अंदर इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है या तो अपने आप में हाइड्रोजन को ऐड कर रहा है या अपने अंदर से ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है। ये रहा हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन बेस्ड रिएक्शन, जिसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब हम लोग अगली टॉपिक में देखेंगे कि हमारे लाइफ में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का क्या इम्पोर्टेंस है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडेशन का हमारे डेली लाइफ पे किस टाइप का इम्पैक्ट पड़ता है और किस तरीके से वो हमको इफेक्टेड करता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ। तो दो फैक्टर यहाँ पे जो हमारे आसपास दिखता है, दो चीज़, वो एक है कोरोजन और दूसरा है डेंसिटी। दो टर्म पढ़ना है यहाँ पे, कोरोजन और डेंसिटी। कोरोजन मीन्स जस्ट ईटिंग ऑफ द मेटल्स, यानी लॉस ऑफ मेटल ड्यू टू रस्टिंग। व्हेन आयरन, metal like iron when exposed to moist air, जब आयरन को ओपन एयर में हम लोग रखते हैं तो वो वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है, ब्राउन लेयर, जिसको हम लोग रस्ट बोलते हैं। एंड द फॉर्मेशन ऑफ द लेयर ऑफ द iron oxide over the iron on exposing into the moist air is called rusting. And rusting gradually eat up the metal and decay their quality, and this eating of the metal due to rusting is called corrosion. It means what the corrosion is? Eating of the metal when exposed to the moist air due to formation of the layer of iron oxide. That formation layer is called rust. Then Fe plus H2O plus O2, H2O plus O2 express the moist air and form Fe2O3 into H2O. Overall it may be stated that Fe3O4 जब वो फर्दर जाके बनता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल व्हेन एक्सपोज टू एयर इज कॉल्ड रस्टिंग। जब भी कोई भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, वाटर से रिएक्ट करता है, तो उसका ऑक्सीडेशन होता है, यानी वो गेन ऑफ ऑक्सीजन करता है और एक लेयर बना देता है जिसको हम लोग रस्ट बोलते हैं। रस्ट का कलर ब्राउन होता है, यानी वो लेयर को हम लोग रस्ट बोलते हैं, जो एक्चुअली क्या होता है? ऑक्सीडाइज्ड मेटल का लेयर होता है। चलिए अब अगर हम लोग देखें तो हम लोग को ये कंफर्म हो गया कि रस्टिंग का मतलब क्या हुआ। रस्टिंग का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ द लेयर ऑफ मेटल ऑक्साइड ओवर द मेटल। अब ये और भी मेटल में दिखता है। सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए नुकसान करता है वो तो आयरन में होता है, क्योंकि धीरे धीरे वो आयरन को खा जाता है और आयरन की क्वालिटी डिग्रेड कर देता है, जो फर्दर यूजफुल हमारे पास नहीं होता। इसके अलावा भी इफेक्ट हमारे ऊपर डालता है और भी चीज़ है। जैसे अगर हम लोग बात करें कॉपर का, तो जब कॉपर एक्सपोज हो जाता है एयर में तो उसके ऊपर एक ग्रीन कोटिंग बन जाता है। क्या बन जाता है? ग्रीन कोटिंग बन जाता है, ग्रीन लेयर बन जाता है। वो ग्रीन लेयर होता है किसका? बेसिक कॉपर कार्बोनेट का। किसका लेयर होता है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट का। जब कॉपर एक्सपोज हो जाता है मॉइस्ट एयर से तो बन जाता है बेसिक, यहाँ पे CuOH होल ट्वाइस, बेसिक बेस है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। जिस कारण से कॉपर का जो शाइनिंग होता है वह कहीं ना कहीं लूज कर लेता है और हमें जिस पर्पज़ से हम लोग कॉपर के यूज करते हैं वो उसका पर्पस डिग्रेड हो जाता है। यही केस आ जाता है सिल्वर भी। सिल्वर को भी जब एक्सपोज करते हैं, या सिल्वर भी जब एटमॉस्फेयर में रहता है तो धीरे धीरे उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का कोटिंग आ जाता है। कैसा कलर का आ जाता है? ब्लैक कलर का। ये ब्लैक कलर का कोटिंग होता है सिल्वर सल्फाइड का, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड जो फॉर्म होता है ड्यू टू द बर्निंग ऑफ द कोल एंड पेट्रोलियम इनटू द एटमॉस्फेयर। एंड सिल्वर सल्फाइड प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर व्हेन exposed or react with silver, it form a black coating over the silver। तो जैसे कॉपर का कलर फेड होके ग्रीन हो गया था, वैसे ही सिल्वर का कलर जो होता है वो ब्लैक हो जाता है, जिस कारण से सिल्वर का शाइनिंग जो होता है लॉस हो जाता है। तो ये यानी हम लोगों ने क्या देखा कि
अगर आयरन है तो आयरन पे जो लेयर बन जाता है वो आयरन ऑक्साइड का लेयर होता है। कॉपर पे जो लेयर बन जाता है वो बेसिक कॉपर कार्बोनेट का होता है, और सिल्वर पे जो बन जाता है वो सिल्वर सल्फाइड का लेयर होता है। अब इन सभी केसेस में हमने देखा कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी है, ऐसा नहीं है। ये हमेशा अभी तक जो नज़र आया है कि हमेशा हम लोग को ये नुकसान ही करता है, यानी कोरोजन हमारे लिए बहुत ही नुकसान का काम है। ठीक है, हमको बहुत डिग्रेड करता है, हमारे जो मेटल्स हैं उनकी क्वालिटी को डिग्रेड करता है। अब अगर हम इसको बचाना चाहते हैं तो कैसे बचाएंगे? इसके लिए हम लोग एक प्रोसेस यूज करते हैं। अगर आयरन को बचाना है तो गैल्वेनाइजेशन होता है, जिसमें हम लोग आयरन को जिंक के बने हुए पेस्ट में डालते हैं, और जिंक का एक लेयर कवर हो जाता है आयरन के ऊपर, जो फर्दर आयरन को एक्सपोज होने से बचाता है। दूसरा एक एलोइंग है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं 2 और मोर मेटल्स, 2 और मोर मिक्सड इन फिक्स प्रोपोर्शनल, तब जाके वो किसका फॉर्मेशन होता है, एलॉय का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे हमने देखा स्टील, कॉपर, आयरन का एलॉय है जो रस्ट बिल्कुल नहीं उसके पास लगता है। एक और तरीका है जिससे हम लोग रस्टिंग से बचा सकते हैं, वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम लोग क्या करते हैं कि एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल का लेयर चढ़ा देते हैं। एक पर्पस ये भी है, वैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम लोग साइन बढ़ाने के लिए करते हैं। जैसे क्रोमियम का इलेक्ट्रोप्लेटिंग अगर मेट आयरन पे कर देते हैं, जिसको नल वगैरह हमारे घर में जो लगा रहता है, उसकी साइनिंग बनाने के लिए। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब होता है मेकिंग ऑफ द लेयर ऑफ वन मेटल ओवर द अनदर। ये भी एक तरीका जिससे हम लोग रस्टिंग से आयरन को बचा सकते हैं और कोरोजन नहीं होगा उसके अंदर, यानी लॉस ऑफ मेटल से बचा सकते हैं। तीसरा एक तरीका है, ये हमने बोला एलॉइंग की बात करी, जिसमें हम लोग 2 से अधिक मेटल्स को मिक्स कर देते हैं फिक्स प्रोपोर्शनल में। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जो इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस है, पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट, वी विल मेक लेयर ऑफ वन मेटल ओवर द अनदर, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एनोडाइजिंग, ये एनोडाइजिंग अभी तक जो हम लोगों ने देखा, ये एनोडाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम लोग अभी तक जो लग रहा था कि कहीं ना कहीं कोरोजन हमको नुकसान करता है, उसको हम लोग फ़ायदे में बदल सकते हैं। अब फ़ायदे में कैसे बदलेंगे? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर जो हमारे आसपास का एल्युमिनियम है वो बहुत लास्ट लॉन्ग करता है और नुकसान भी कम होता है, इवन फर्दर उसको अपसेल भी कर सकते हैं, बहुत बेनिफिशियल मेटल माना जाता है। क्यों? क्योंकि एक बार अगर एल्युमिनियम एक्सपोज हो जाता है एटमॉस्फेयर में, तो उसके ऊपर एक लेयर बन जाता है किसका, एल्युमिनियम ऑक्साइड का। वो एल्युमिनियम ऑक्साइड फर्दर रिएक्ट नहीं होने देता है उसको एटमॉस्फेयर से। यानी अगर पूछा जाता है कि इज देयर एनी कंडीशन व्हेन रस्टिंग इज बेनिफिशियल, देयर इज ओनली वन कंडीशन, दैट इज द रस्टिंग ऑफ मेकिंग द लेयर ऑफ आयरन ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड ओवर द एल्युमिनियम, एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर फर्दर उसको डिग्रेड कर देता है एक्सपोज होने से एटमॉस्फेयर में। तो ये भी एक तरीका हमारे पास है एनोडाइजिंग, जिसमें हम लोग एल्युमिनियम का लेयर बनाते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर फॉर्म हो जाता है किसके ऊपर, एल्युमिनियम के ऊपर। एक छोटा सा टॉपिक और इस चैप्टर में पता है, रैपिड बहुत तेज़ी से हम लोग कोशिश करें इस चैप्टर को रिवाइज कर ले, और बाद में आप इस अपने पास जो आपको अवेलेबल बुक्स है उसमें इसको बार बार देखिए क्या दिया हुआ। अगर डाउट आता है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं रेंसिडिटी के बारे में। तो रेंसिडिटी भी इफेक्ट है किसका, ऑक्सीडेशन का, जो हमारे लाइफ में नज़र आता है। देन व्हाट द रेंसिडिटी इज, रेंसिडिटी इज ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट्स, यानी फूड व्हेन लेफ्ट इन एयर। जब खाने को हम लोग छोड़ देते हैं और वो एयर के कांटेक्ट में आता है तो उसका स्मेल बहुत ही बैड हो जाता है और टेस्ट भी बहुत ख़राब हो जाता है। ये जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, इन विच दी फूड बिकेम giving the bad smell and taste became not so good. It may be sometimes harmful to consume these foods. So it is our duty to store the food for the further use. We just take some things in our mind. First, you must use the antioxidant. Antioxidant are the substance that
reduce the coming food into the contact of oxygen. And second thing is keeping the food in airtight container. It is always used for the lot of times. We store the food in the airtight container. जैसे आप मिल्क देखेंगे, दूध वगैरह जो आता है एयरटाइट कंटेनर में रख के आता है. जो हमारे पास फूड पैकेजिंग आता है वो भी एयरटाइट होता है. तीसरा कंडीशन होता है कि हम लोग चाहें तो नाइट्रोजन हमारे पास बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, तो जो हवा के जगह पे जो एयरटाइट करते हैं जिसके अंदर हवा रहता है उसके जगह पे हम लोग हवा के जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं हाइड्रोजन का. जैसे चिप्स वगैरह जो हम लोग खाते हैं वहाँ पे उसमें हवा की जगह पे नाइट्रोजन का फ्लशिंग किया रहता है, जिससे वो जो फूड आइटम है जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता, उसका स्मेल बचा हुआ रहता है और टेस्ट भी बचा हुआ रहता है. तीसरा तरीका है कि रेफ्रिजरेशन करने का, ये भी बहुत पुराना तरीका है और हम लोग अक्सर यूज करते आ रहे हैं. कीपिंग द फूड इन द लो टेम्परेचर अबाउट -4 डिग्री सी, जिसको कोल्ड स्टोरेज भी हम लोग कहते हैं. जो ये करता क्या है कि जब हम लोग उसको लो टेम्परेचर में रखते हैं तो उसका जो ऑक्सीडेशन होने का जो रेट होता है यानी रिएक्टिंग विद द ऑक्सीजन वो बहुत स्लो डाउन हो जाता है. देन रेंसिडिटी इज़ व्हाट? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड आइटम, ऑयल और फैट्स due to exposure of atmosphere. It lead to the bad smell. How we protect it? We protect it either by addition of antioxidant in the packet or keeping the food in airtight container, and second replacing the air with nitrogen, and the last one is we must keep remember we store the food into the low temperature like freeze. और बड़े स्केल में हम लोग देखते हैं कि कोल्ड स्टोरेज होता है जहाँ पे फूड को स्टोर किया जाता है. तो ये हमारे पास कुछ चैप्टर था जिसको हमने कोशिश किया कि रिकैप करने का. 1 घंटे के अंदर आप इन चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर लें, रिकैप कर लें. थैंक यू. कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब कर लें अच्छा लगे तो, और अगर कोई सजेशन हो तो वो भी अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में डाल दें. ये एपिडेमिक्स से लड़ने के समय में हम सब लोग अपनी अपनी भागीदारी दे रहे हैं. जो जिस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इंडिया के डेवलपमेंट के लिए वो सभी कर रहे हैं, मैं भी कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ. हमारे पास जो सीमित साधन है उसी में कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों तक पहुँचाए. बहुत बार आवाज़ बहुत अच्छा नहीं आ पाता है क्योंकि हमारे आसपास बहुत क्राउड है और आवाज़ें चलती रहती हैं. ओपन जगह पे हम लोग स्टोर कर रहे हैं. थैंक यू. कीप ब्लेसिंग एंड सपोर्टिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब.